Hello, good evening student. Today we will discuss about fossils. क्या है ये फॉसिल? नेक्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था होमोलॉग, एनालॉग, ऑर्गेनिजम्स। ये तीसरा टाइप है इवोल्यूशन का। द रिमेन्स और impression of dead animals or plant that live in the remote past are known as fossils. कह रहे हैं जैसे आपने पढ़ा था होमोलॉग और एनालॉग। होमोलॉग में आपने पढ़ा था सेम स्ट्रक्चर रहेगा और फंक्शन अलग अलग रहेगा। एनालॉग में आपने पढ़ा था स्ट्रक्चर सेम रहेगा, स्ट्रक्चर अलग अलग रहेगा और फंक्शन उनका सेम रहेगा। तो अब ये फॉसिल क्या है? फॉसिल मीन्स होता है जीवाश्म। तो ये बता रहे हैं कि जो बचा हुआ पार्ट या इम्प्रेशन होता है डेड एनिमल का या प्लांट का, जो पिछले उसमें हो रिमोट पास्ट में हो चुका होता है, उसी को हम फॉसिल कहते हैं। फॉसिल हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? एविडेंस प्रोवाइड करते हैं इवोल्यूशन के लिए कि यहाँ पे इवोल्यूशन हुआ है। जैसे अगर हम एग्जांपल लें किसी एक एनिमल का, a fossil bird called Archaeopteryx look like bird but it has many features which are found in reptiles. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आर्कियोटेरिप्स जो है ये बिल्कुल बर्ड की तरह दिखता है, लेकिन इसके बहुत सारे फीचर, इसके बहुत सारे लक्षण जो है वो रेप्टाइल की तरह दिखते हैं। क्यों? क्योंकि दिस इज़ बिकॉज आर्कियोटेरिप्स हैज़ फीदर्ड विंग like a bird but teeth and tail like those of reptiles. ये कह रहे हैं कि जो आर्कियोटेरिप्स है, जो एनिमल है, उसके विंग तो बर्ड की तरह है, लेकिन उसके टीथ और टेल, रेप्टाइल्स मतलब होता है सरीसृप, जो रेंग कर चलने वाले होते हैं, उन्हीं को सरीसृप कहते हैं। अभी जो आर्कियोटेरिप्स है ये कनेक्टिंग लिंक है, किसके बीच में है? बर्ड और रेप्टाइल्स के बीच में। मतलब ये माना जाता है कि बर्ड्स का जो विंग है वो इवॉल्व हो गया होगा और वो रेप्टाइल में कन्वर्ट हो गए होंगे। ये था आर्कियोटेरिप्स के बारे में कि ये कनेक्टिंग लिंक है बर्ड्स और रेप्टाइल के बीच का। अब हमारा क्वेश्चन आता है, हाउ फॉसिल आर फॉर्म्ड? फॉसिल कैसे बनते हैं? यूजुअली व्हेन ऑर्गेनिज्म डाई, मतलब कहने का ये है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म मर गया, उसकी बॉडी डिकम्पोज हो गई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रेजेंस में और ऑक्सीजन और मॉइस्चर के प्रेजेंस में उनकी बॉडी डिकम्पोज होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कंडीशन लाइक द इन्वायरमेंट आर सच लाइक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और मॉइस्चर विच डू नॉट लेट द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू डिकम्पोज कम्प्लीटली। ये कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि इन्वायरमेंटल कंडीशन जो है बॉडी को पूरी तरीके से डिकम्पोज यानी सड़ने नहीं देते हैं। तो इस तरह की जो बॉडी होती है, इस तरह की बॉडी में किसी ऑर्गेनिज्म से अगर हम अर्थ को डिग करते हैं, मतलब उसकी खुदाई करते हैं, तो उसके बॉडी पार्ट्स हमें मिलते हैं, क्योंकि वो पूरी तरीके से डिकम्पोज नहीं हो चुके होते हैं। और इसमें ये बताया जा रहा है कि उनके जो हार्ड पार्ट हैं, जैसे मान लो कि बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो डिकम्पोज हो गया। जैसे हम ह्यूमन का एग्जांपल ले लें, ह्यूमन का क्या होता है, बाद में स्केलेटन बचता है सिर्फ, और स्केलेटन को यानी उनके कंकाल तंत्र को डिकम्पोज होने में टाइम लगता है। तो वही स्केलेटन, तो जब मानो ह्यूमन इवोल्यूशन हम पढ़ते हैं तो उसी हिसाब से तो पता लगाया गया था कि हाँ कैसे मानव का डेवलपमेंट हुआ, कैसे उसमें स्किल्स डेवलप हुई, कैसे वो सारी चीज़ों को अपने आप को मतलब बेहतर बनाने लगा, इवॉल्व होने लगा, कैसे उसकी मेंटल एबिलिटी बढ़ी, सारी चीज़ें उसी फॉसिल की वजह से हमें जो है उसकी रिपोर्ट मिल रहे हैं। Even the soft part of plant and animals which quickly decompose are sometimes preserved as fossil in the form of their impression inside the rock. ये कह रहे हैं कि जैसे मान लो कोई एनिमल है या कोई प्लांट की पत्ती है, वो
क्या होती है कि वो प्रिजर्व हो जाती है रॉक्स में, मतलब चट्टानों में, कीचड़ में फंस गई है तो वो डिकम्पोज नहीं होती है जल्दी, कीचड़ में अगर फंस जाती है। इसी तरह अगर वो किसी चट्टान पे पड़ जाए तो क्या होता है कि उसके इम्प्रेशन पड़ जाते हैं कई सालों तक। अगर वो उसी पे ऐसे पड़ा रहे तो डिकम्पोज तो होगा नहीं चट्टानों पे, बिकॉज वहाँ पे ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए नहीं जाते हैं, तो वो उसको ईज़िली डिकम्पोज करेंगे नहीं, तो वो उनका इम्प्रेशन बन जाता है। और धीरे धीरे जब वो डिकम्पोज होने लगता है तब उनका उसी इम्प्रेशन के हिसाब से हम पता लगाते हैं कि यहाँ पे हाँ इस तरह का प्लांट रहा होगा। या जैसे मान लो अगर हम रेगिस्तान की बात करें तो रेगिस्तान में कोई ऐसा एनिमल हुआ हो जिससे उसके पंजों के निशान से, उसकी जो पैर की छाप होती है उससे हम पता लगाते हैं कि कैसा एनिमल ये रहा होगा, या कब इसका विलोपन हुआ, या कितने सालों तक कैसे क्या चीज़ें हैपन हुई कि इसकी पूरी स्पीसीज़ इस पृथ्वी से गायब हो गई, लेकिन उसका इम्प्रेशन जो है वहाँ पर बचा हुआ रहता है। फॉसिल आर ऑब्टेन बाय डिगिंग इनटू द अर्थ। अब ये कह रहे हैं कि जो फॉसिल है वो हम कैसे प्राप्त करते हैं, अर्थ को डिग करके ना, भूमि की खुदाई करके। द एज ऑफ फॉसिल कैन बी एस्टिमेटेड इन 2 ways। अगर हम एज ऑफ फॉसिल को एस्टिमेट करते हैं तो वो 2 ways में जो है एस्टिमेट होगा। कौन कौन सा? बाय रिलेटिव मेथड एंड बाय कार्बन डेटिंग मेथड। सो आप यहाँ पे डायग्राम भी देख सकते हैं कि कैसे फॉसिल का इम्प्रेशन पड़ा है उस पर। देखिए, द लीफ फॉसिल वॉज फाउंड इन रॉक, दिस एनिमल फॉसिल वॉज फाउंड इन डेजर्ट। डेजर्ट में इसके इम्प्रेशन को देखा गया। तो अभी दो तरीके से हम फॉसिल को डिफ़ाइन कर सकते हैं, या 2 तरीके के मेथड से हम फॉसिल के बारे में पता लगाते हैं, किसी एनिमल या किसी प्लांट के फॉसिल के बारे में। बाय रिलेटिव मेथड, ये कौन सा मेथड है, कैसा मेथड है? कह रहे हैं कि जब हम अर्थ के सरफेस को डिग करते हैं, मतलब उसकी खुदाई करते हैं, तब हमें फॉसिल मिलता है। अलग अलग गहराई पे मिलता है फॉसिल। तो उस अलग अलग डेप्थ पर, उस अलग अलग गहराई पर हम फॉसिल का मतलब एज का पता लगाते हैं। कि जैसे मान लो पृथ्वी के क्या नाम है, अर्थ के फर्स्ट सरफेस या उसके बहुत ही क्लोजर लेयर से हमें फॉसिल मिल रहा है, तो उसे हम कहते हैं कि ये रीसेंट फॉसिल है। और अगर वो फॉसिल जो है थोड़ा गहराई से मिल रहा है तो उसे हम कहते हैं कि मतलब ये ओल्डर है। और अगर फॉसिल बहुत ही गहरा, पृथ्वी की बहुत ही गहरे लेयर से मिल रहा है, तो हम ये कहेंगे ये सबसे पुराना फॉसिल है। तो ये जो रिलेटिव मेथड है, इससे मतलब रिलेटिव मतलब होता क्या है? रिलेटिव मतलब ही रिलेशन को बताना होता है। तो वही चीज़ बता रहा है कि अगर पृथ्वी की फर्स्ट लेयर के थोड़ा नज़दीक में मिल रहा है तो हम कहते हैं वो रिसेंट फॉसिल है। थोड़ा और डीप जाते हैं तो कहते हैं ओल्डर है। थोड़ा और डीपर जाते हैं तो वो ओल्डर हो जाता है। और डीप जाते हैं तो एकदम डीप में चले जाएंगे तो उसे हम कहेंगे ये बहुत पुराना फॉसिल है, ये बहुत पुराना जीवाश्म है इस धरती का। अब दूसरा मेथड है आपका कार्बन डेटिंग मेथड। जो एज है फॉसिल का इज फाउंड बाय कंपेयरिंग द कार्बन 14 रेडियो एक्टिविटी लेफ्ट इन फॉसिल विद कार्बन 4 रेडियो एक्टिविटी प्रेजेंट इन लिविंग ऑब्जेक्ट टुडे। कार्बन 14 जो है, ये आप केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे कि कार्बन के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, रूप होते हैं, तो उसमें से कार्बन 14 भी है। तो ये बता रहे हैं कि इसमें एज फाउंड किया जाता है कार्बन 14 को रेडियो एक्टिविटी के प्रेजेंट में किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में आजकल। मतलब ये नया मेथड है, रिसेंट मेथड आप इसे कह सकते हो। देयर आर वेरियस काइंड ऑफ फॉसिल। अब देखिए यहाँ पे बहुत तरीके के फॉसिल्स हैं, लेकिन यहाँ पे 3 ही आपको दिया गया है। आपके सिलेबस में 3 ही है, एमोनाइट, ट्राइबोलाइट और डायनासोर। आई थिंक आप डायनासोर के बारे में तो कुछ ज़्यादा ही जानते होंगे है ना। Ammonites were the invertebrate animal mollusk with a flat coiled spiral shell
which lived in the sea. Ammonites, invertebrate, which don't have any backbone. एनिमल्स जैसे कि मॉलस्क हैं, फ्लैट हैं, क्वाइल्ड यू नो दैट, क्वाइलिंग होना, स्पाइरल यू नो दैट, शेल मतलब उनके ऊपर हार्ड कवरिंग होती है, और यू कैन से कि उनका ऊपर का जो लेयर होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, वही वो हार्ड कवरिंग होता है जो समुद्र में रहते हैं। अगला है आपका द एस्टिमेशन ऑफ एज अमोनाइट फॉसिल हैव टोल्ड अस दैट दे आर अबाउट 180 मिलियन ईयर ओल्ड। हाँ, जब वो उसका कार्बन डेटिंग के से पता लगाया गया या कैसे भी फॉसिल के किसी भी मेथड से उसको पता लगाया गया, तो ये पता चला कि ये 180 मिलियन ईयर्स ओल्ड है, मतलब 180 मिलियन साल पुराना है जो आपका अमोनाइट फॉसिल है। अब ट्राइबोलाइट की बात करें तो ये भी इनवर्टिब्रेट फॉसिल है, लेकिन ये मैरीन है, मैरीन आर्थ्रोपोड्स हैं, विच आर कॉमन बिटवीन 400 to 600 मिलियन ईयर्स एगो। ये बता रहे हैं कि जो ट्राइबोलाइट है ये 400 से 6 मिलियन ईयर पहले पाया जा रहा था। डायनासोर के बारे में आप जानते हैं कि ये एक्सटिंक्ट कार्नियोर या हर्बीओर रेप्टाइल्स थे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सटिंक्ट का मतलब होता है कि जिस एनिमल का इस धरती से विलोपन हो गया, बिल्कुल वो विलुप्त हो गए, बिल्कुल ख़त्म हो गए, धरती की इस अर्थ पर किसी भी जगह पे वो नहीं पाए जाते हैं, मतलब उनकी पूरी की पूरी स्पीसीज़ ही गायब हो गई। जैसे आपने डोडो पक्षी के बारे में सुना होगा, डोडो बर्ड जो होता है वो भी एक्सटिंक्ट बर्ड है। The estimation of the age dinosaur fossil have told us that they first appeared on Earth about 250 million years ago and become extinct about 65 million years ago. तो कह रहे हैं जब उसका एस्टिमेशन किया गया डायनासोर की एज का फॉसिल के ज़रिए, तो हमें ये पता चला कि ये पृथ्वी पर 250 मिलियन ईयर एगो थे, पाए जा रहे थे, दिखे थे, और बीकेम एक्सटिंक्ट अबाउट 65 मिलियन ईयर एगो। और ये गायब कैसे हुए, मतलब इस धरती से गए कब, इनकी पूरी की पूरी स्पीसीज समाप्त कब हुई, 65 मिलियन ईयर एगो इनकी पूरी की पूरी स्पीसीज समाप्त हो गई। यहाँ पे आप अमोनाइट और डायनासोर स्कल का और फॉसिल ऑफ ट्राइबोलाइट के को देख सकते हैं। देखिए, फॉसिल ऑफ अमोनाइट हमने आपको बताया था ये इनवर्टिब्रेट हैं, फॉसिल ऑफ ट्राइबोलाइट, फॉसिल ऑफ डायनासोर स्कल। You can see this picture is not clear, but फिर भी आप इसको देख सकते हैं। ओके, तो इस we can even study about those species which are extinct, मतलब अब इस धरती पर नहीं है, but by studying their fossil which are found during the digging of earth। जब हम फॉसिल की स्टडी करते हैं, फॉसिल की स्टडी करने का क्या मतलब है, ज़मीन की खुदाई करना, इस धरती की खुदाई करना, और खुदाई में मिले अवशेषों, उनके किसी भी औजार, जैसे अब अगर ह्यूमन की बात करें तो औजार वगैरह या कोई भी ऐसी कल्चरल चीज़ें होती हैं, तो ऐसे ही इनके बारे में भी हम वो करते हैं, डिफ़ाइन कर लेते हैं कि फॉसिल कैसे हुआ। अभी आपने पढ़ा कि रिलेटिव में कैसे क्या चीज़ें हो रही थी। तो ये तो था आपका फॉसिल के बारे में, इसमें थोड़ा और हम जान लेते हैं। तो इससे आपको पता चला कि फॉसिल है क्या। फॉसिल का मतलब जीवाश्म होता है, मतलब इस धरती से जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं और अब नहीं पाई जा रही हैं, तो आखिर कैसे पता चला, कैसे पता लगाएंगे कि अभी हम जिंदा हैं, अब इसके कुछ दिन के बाद मान लो अगर हम लोग की डेथ हो गई, तो कैसे पता लगाया जाएगा कि हाँ इस धरती पर ह्यूमंस थे या उनकी जनसंख्या इतनी थी। तो ये जो फॉसिल होते हैं या उनकी बॉडी के जो अवशेष बचे होते हैं, उसी से हम पता लगा लेते हैं कि हाँ यहाँ पे जो है कोई एनिमल या कोई ह्यूमन या कोई प्लांट एनीथिंग हो सकता है कि यहाँ पे पाया जा रहा था। जैसे आपने डायनासोर के बारे में पढ़ा, तो ये था आपका फॉसिल के बारे में। अब आते हैं हम डार्विन्स थ्योरी। डार्विन, आप डार्विन के बारे में, इनका नाम आपने काफ़ी सुना होगा। डार्विन एक साइंटिस्ट हैं।
डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, इन्होंने थ्योरी दी थी इवोल्यूशन की। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन गेव द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इन हिज बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज क्या है? ये चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन की एक बुक थी। इसी बुक में इन्होंने अपनी पूरी लाइफ जो है इसी रिसर्च में गुजार दी थी, बिता दी थी, और या यू कैन से कि पूरी लाइफ इन्होंने यही काम किया था कि इवोल्यूशन कैसे हुआ। द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन प्रपोज बाय डार्विन इज नोन एज द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। जो थ्योरी दी थी इवोल्यूशन की डार्विन ने, उसको क्या कहते हैं? द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। व्हाट इज़ द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन? नेचुरल सिलेक्शन मतलब क्या होता है? नेचुरल सिलेक्शन मतलब होता है कि जैसे मान लो नेचर उसी को सेलेक्ट करती है जो अच्छा होता है, स्वस्थ होता है, या जो अपनी स्पीसीज से जीत जाए। जैसे मान लो अगर जंगल में लायन है और डियर है, दोनों आपस में लड़ाई हो जाए तो लायन ही जीतेगा। तो जाहिर सी बात है उस जंगल में शेरों की संख्या बढ़ जाएगी। तो डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन अप्लाइज टू प्लांट एज वेल एनिमल। मतलब ये कह रहे हैं कि डार्विन की जो थ्योरी है उसको हम जितना प्लांट पे अप्लाई कर सकते हैं उतना ही एनिमल पे कर सकते हैं। डार्विन थ्योरी क्या थी? डार्विन ने मतलब ये बताया था कि इन्वायरमेंट के अनुसार एनिमल हो या कोई सा भी पौधा हो, कोई भी चीज़ हो, तो वो इन्वायरमेंट के अनुसार खुद को ढाल लेती है, खुद को उस तरीके से प्रिपेयर कर लेती है। जैसे अभी अब ठंडी का मौसम है तो ठंडी में हम स्वेटर पहन लेते हैं, है ना। तो और एनिमल वगैरह के पास तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती है, तो नेचर उनको क्या करता है? नेचर उनको उसी हिसाब से बॉडी देता है। जो ठंडे देशों में रहने वाले एनिमल होंगे, आपने देखा होगा कि उनकी बॉडी पे बाल होते हैं, बहुत ज़्यादा हेयर्स होते हैं, और उनकी जो स्किन होती है उसके नीचे जो है क्या नाम है, अरे फैट होता है जो इंसुलेटर का काम करता है, उनकी बॉडी की हीट को बाहर आने नहीं देता। तो ये यही बता रहे हैं कि जो ये नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी है, ये बता रहे हैं कि मतलब जैसा इन्वायरमेंट होगा वैसे एनिमल या ह्यूमन कोई भी हो अपने आप को ढाल लेता है। विद इन एनी पॉपुलेशन ऑफ दीज नेचुरल वेरिएशन आर इंडिविजुअल हैव मोर फेवरेबल वेरिएशन दैन अदर। करें मान लो कोई पॉपुलेशन है उसमें नेचुरल वेरिएशन है इंडिविजुअल में, कुछ में तो कुछ फेवरेबल वेरिएशन भी होगा उन सब के अंदर। इवन दो ऑल स्पीसीज प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, पॉपुलेशन रिमेन फेयरली कांस्टेंट नेचुरली। कह रहे हैं कि जो सारी स्पीसीज हैं वो सभी के सभी क्या करती हैं? प्रोड्यूस करती हैं अपने ऑफस्प्रिंग को, अपनी संतानों को, पॉपुलेशन को फेयरली कांस्टेंट या नेचुरली बनाए रखने के लिए। दिस इज ड्यू टू द स्ट्रगल बिटवीन मेंबर ऑफ द सेम स्पीसीज एंड डिफरेंट स्पीसीज फॉर फूड, स्पेस एंड मीट। अब इसमें कह रहे हैं कि ये क्यों होता है, ये क्यों ऐसे बना रहता है इनका? क्योंकि उनमें स्ट्रगल होता है। जैसे अभी आप कोई भी पेपर देने जाओ तो उसमें कंपटीशन बहुत बढ़ गया, यू नो दैट, बहुत हाई लेवल का कंपटीशन हो गया, आपको मेहनत बहुत करना पड़ेगा। नीट की परीक्षा या कोई भी परीक्षा देख लो आप, कितना ज़्यादा मतलब पॉपुलेशन बढ़ गया है, दैट्स वाइज कंपटीशन भी बढ़ गया है। तो ऐसे फूड के लिए यू नो दैट, आपने कहते हुए सुना होगा कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, मतलब सब्जी वगैरह बहुत महंगे हो गए। स्पेस, ज़मीन की महंगाई हो रही है। मेट मतलब मेटिंग के लिए लड़ाई हो रही है। द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल विथ पॉपुलेशन एलिमिनेट अनफिट इंडिविजुअल पॉजेसिंग फेवरेबल वेरिएशन सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। करें अब उस स्ट्रगल में वही जीतता है जो क्या नाम है, उसके हिसाब से सर्वाइवल रहता है, मतलब उस वेरिएशन के अकॉर्डिंग फेवरेबल है वही सर्वाइव करेगा, वही रिप्रोड्यूस करेगा। मतलब ये है कि जो फिट रहेगा, फाइन रहेगा, वही एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेगा। जब वो फिट रहेगा, फाइन रहेगा, सो वो अच्छे से पेपर देगा और उसका पेपर क्लियर हो जाएगा, अच्छे से पढ़ेगा। दिस इज़ कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। इसका दूसरा नाम क्या है? सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। अगला पॉइंट है आपका, द इंडिविजुअल हैविंग फेवरेबल वेरिएशन pass on these variation to their progeny from generation to generation. You know that heredity, अभी आपने इसी चैप्टर में पढ़ा है।
उसमें आपको पता है कि कैसे जनरेशन टू जनरेशन उनका वेरिएशन जो है पास हो रहा है। These variation when accumulated over long period time led to the origin of new species। अब ये वेरिएशन अगर लंबे समय तक हो रहा है तो वहाँ पे एक नई स्पीसीज का प्रोडक्शन होगा, प्रोड्यूस होगी उसका। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, वन ऑफ द प्रोजनी में बी टॉल हैविंग लॉन्ग लेग देन द अदर प्रोजनी, thus these may be variation of height in the progeny। कह रहे हैं इन्होंने देखिए जिराफ पे स्टडी किया था कि जो जिनके लेग बड़े थे तो वो फूड के लिए, मतलब फूड खाने के लिए, जब नीचे की सारी घास वगैरह ख़त्म हो गई, ग्रास वगैरह सब ख़त्म हो गया, तो ये बता रहे थे कि जो जिराफ था, इनकी जो डिस्कवरी थी पूरी जिराफ पर थी। तो जिराफ पर इन्होंने बताया था कि जब उनका लेग लंबा रहेगा तब वो उनकी प्रोजनी भी मतलब उस हिसाब से लंबी हुई। लेकिन बाद में इनकी थ्योरी को जो है नकार दिया गया। इनकी थ्योरी सही तो थी, लेकिन बाद में ये हुआ कि मतलब ये सब जो है ऐसे एनवायरनमेंट से नहीं होता कि जिराफ की गर्दन लंबी हुई तो लंबी ही मतलब लंबे पेड़ पौधों को खाने की वजह से हुई, नहीं, उसके जीन में ऐसा कोई चीज़ थी जिसकी वजह से उसकी गर्दन लंबी हुई, है ना। अब एक तरह से आप ये नहीं कह सकते हो कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनेगा, ये तो यहाँ पे सूट नहीं करेगा, है ना। नाउ द एडवांटेज ऑफ लॉन्ग leg to progeny is that when no food is available on the ground, then this progeny having long legs can be reach tall leaf, eat them food and survive। और इसी का अपोजिट ये बता रहे हैं कि जिनकी हाइट छोटी थी तो वो क्या हुए, मर गए भूख से। वो पेड़ पौधों को, उनके लेग छोटे थे तो उनकी लाइफ जो है तो इस तरह से उनकी लाइफ जो है छोटी हो गई, मतलब वो इस धरती से ख़त्म हो गए। फिर अगला आता है आपका नेचुरल सिलेक्शन का। यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया है। क्या है ये नेचुरल सिलेक्शन? नेचुरल सिलेक्शन इज द process of evolution of a species whereby characteristics which help individual organism to survive and reproduce are passed on to their offspring, and these characteristics which do not help are not passed। नेचुरल सिलेक्शन क्या है ये बता रहे हैं कि ये एक प्रोसेस है इवोल्यूशन का किसी भी स्पीसीज में, जहाँ पे कुछ कैरेक्टर जो है एक इंडिविजुअल से पास हो रहे हैं दूसरे में, और वो सरवाइव कर रहा है और रिप्रोड्यूस कर रहा है, उनकी ऑफ स्प्रिंग में भी जा रहा है। और जो कैरेक्टर उनमें पास नहीं हो रहे हैं, मतलब जिनमें नहीं हो रहे हैं, वो हेल्प और नॉट पास्ट, डू नॉट हेल्प और नॉट पास्ट। मतलब ये कह रहे हैं कि उनको कोई हेल्प नहीं मिल रहा है, जिनमें ये कैरेक्टर नहीं जा रहा है। सो ये तो था आपका नेचुरल सिलेक्शन, डार्विन थ्योरी। अब इसमें थोड़ा और पॉइंट्स हैं हमने लिए हैं, देखिए थोड़ा हमने सोचा डिटेल में इसको कर दें। विद द प्रोग्रेस ऑफ जेनेटिक्स द सोर्स ऑफ वेरिएशन एज एक्सप्लेन टू बी जीन्स। अब क्या हुआ, कुछ ऐसा टाइम था जब डार्विन थ्योरी को बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्या नाम है उसको एक्सेप्टेड किया गया, यूनिवर्सल मान लिया गया था कुछ समय के लिए। लेकिन बाद में क्या हुआ कि उनकी थ्योरी को रिप्लेस कर दिया गया, किसके द्वारा, जीन्स के द्वारा। बाद में और साइंटिस्ट आए, उन्होंने बताया नहीं ऐसा इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से कुछ भी नहीं हो रहा है, ये सब जीन का है, जीन का वेरिएशन है जो नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर। जीन्स वेरी इन नेचुरल सिलेक्शन। जीन अब क्या होता है कि नेचर क्या करता है उसी को सेलेक्ट करता है, उसी जीन को सेलेक्ट करता है जो उस इन्वायरमेंट में सरवाइव करने के काबिल रहता है, सरवाइव करेगा, फिट रहेगा। और अदर जो सरवाइव नहीं कर पाते हैं उनके जीन उसमें उतनी कैपेसिटी नहीं रहती है तो उनकी डेथ हो जाती है। जेनेटिक वेरिएशन इज़ द रॉ मटेरियल ऑफ द एवोल्यूशन। कह रहे हैं जो जेनेटिक वेरिएशन है, वेरिएशन मतलब भिन्नता, इनकी जो भिन्नताएं हैं वो रॉ मटेरियल है एवोल्यूशन का। रॉ मतलब आप जानते हो कि मतलब जैसे कोई चीज़ हम बनाने के लिए कच्चा माल लेते हैं, तो वही चीज़ इसमें भी बताया जा रहा है कि जेनेटिक वेरिएशन इज द रॉ मटेरियल ऑफ एवोल्यूशन।
The most accepted theory of evolution is synthetic theory of evolution, in which the origin of species is based on interaction of genetic variation and natural selection. जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है वो सिंथेटिक थ्योरी है इवोल्यूशन का, इन विच द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इज बेस्ड ऑन द इंट्रैक्शन ऑफ जेनेटिक वेरिएशन और नेचुरल, जो जेनेटिक वेरिएशन और नेचुरल सिलेक्शन दोनों के ऊपर बेस करता है। मतलब जो रिसर्च किया था डार्विन जी ने, तो उस रिसर्च के बेस पर ही ये थ्योरी दी गई। मतलब दोनों को मिक्सअप कर दिया गया, जेनेटिक वेरिएशन और नेचुरल सिलेक्शन को। तब इस तरह से क्या हुआ कि एक नई थ्योरी बन गई जिसका नाम था सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। सो ये था आपका डार्विन की थ्योरी। अब यहाँ पे एक टॉपिक और है, स्पेशिएशन। व्हाट इज स्पेशिएशन? A species is a population of organism consist of similar individual which can breed together and produce fertile offsprings। करें एक ऐसी स्पीसीज, एक ऐसी जाति, किसी पॉपुलेशन की, किसी समष्टि की ऑर्गेनिज्म के, जो सिमिलर है इंडिविजुअल का, जो ब्रीड कर सकते हैं। ब्रीड करना मतलब रिप्रोडक्शन करना, अपनी जैसी ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करना। फर्टाइल, यू नो दैट व्हाट इज़ फर्टाइल एंड स्टेराइल? फर्टाइल मीन्स होता है विच इज़ जर्मिनेट, और यू कैन से कि जो जिनमें जर्मिनेशन या रिप्रोडक्शन करने की क्षमता हो, एबिलिटी हो। और एक वर्ड होता है स्टेराइल। स्टेराइल मीन्स होता है जो जर्मिनेट ना कर सके, जो रिप्रोड्यूस ना कर सके, मतलब कोई जाइगोट का फ्यूज़न ना हो पाए, उनमें वो कैपेसिटी नहीं होती, जो स्टेराइल होता वर्ड है उसका मतलब यही है। द प्रोसेस बाय विच न्यू स्पीसीज डेवलप फ्रॉम द एग्जिस्ट इन स्पीसीज इज नोन एज स्पेशिएशन। स्पेशिएशन क्या है? जो प्रोसेस है, ये पूरा प्रक्रिया है एक नई स्पीसीज डेवलप होने का, कि जो नई स्पीसीज डेवलप हो रही है वहाँ की वही कोई स्पीसीज प्रेजेंट थी, तो उसी में से कुछ स्पीसीज में नए जीन आ गए, नए वेरिएशन आ गए, उनका स्पेशिएशन हो गया। सिंपल वर्ड में कह सकते हो कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज इज कॉल्ड द स्पेशिएशन। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज इज कॉल्ड द स्पेशिएशन। तो यहाँ पे बता रहे हैं स्पीसीज कैन बी प्लांट ऑफ एनिमल, कोई भी हो सकता है, जैसे वीट, पैडी, सनफ्लावर, लोटस, मैंगो, नीम, ह्यूमंस, टाइगर, ETC। मतलब ये सारे एग्जाम्पल हैं स्पेशिएशन के। जैसे ह्यूमन में स्पेशिएशन की बात करें तो ह्यूमन जो अलग अलग तरीके के, उनका साइज़, उनका कलर, उनका लुक कैसा वो दिखते हैं, उनकी इंटरब्रीडिंग जो होती है, या उनके जो सन और डॉटर होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे आपको ये बता जा रहा है कि स्पेशिएशन होता कैसे। द इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच लीड टू द राइज और फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज आर द फॉलोइंग। अब ये कह रहे हैं जियोग्राफिकल आइसोलेशन ऑफ अ पॉपुलेशन काज बाय वेरियस टाइप ऑफ बैरियर। द जियोग्राफिकल आइसोलेशन लीड टू reproductive isolation due to which there is no flow of genes between separated group of population। मतलब कहने का ये है कि जैसे मान लो पहले कोई स्पीसीज थी, फिर क्या हुआ कि बीच में जियोग्राफिकल आइसोलेशन हो गया। मतलब जैसे मान लो कोई ज़मीन है वो टूट गई, या टापू है, कोई स्पीसीज थी तो आधी स्पीसीज जंगल में चली आई किसी कारण, किसी वजह से, तो वो जियोग्राफिकल आइसोलेशन हो गया। तो अब क्या हुआ कि अब उनके बीच में ब्रीडिंग नहीं हो पाएगी, उनके बीच में रिप्रोडक्शन नहीं हो, हालांकि वो प्री एग्जिस्टिंग स्पीसीज से ही उत्पन्न हुए हैं, प्रोड्यूस हुए हैं, बट दे कांट ब्रीड। मतलब वो आइसोलेट हो गए हैं, वो एक दूसरे से अलग हो गए, भले ही वो उसी स्पीसीज से प्रोड्यूस ही हुए हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट कॉज बाय ड्रास्टिक चेंजेस इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉपुलेशन जीन बाय चांस एलोन। कह रहे हैं जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है वो ड्रास्टिक चेंजेज है फ्रीक्वेंसी में पॉपुलेशन पर्टिकुलर जीन के, जो मतलब एक जो पर्टिकुलर जीन है वो जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या होता है, जीन कोई एक जीन मतलब एक नया जीन बन जाता है जो उस पॉपुलेशन को दूसरी पॉपुलेशन से अलग कर देता है। वेरिएशन कॉज्ड इन इंडिविजुअल ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन।
अभी कह रहे हैं कि जो वेरिएशन है, जो भिन्नता है, ये सब किसके द्वारा होता है, किसके कारण होता है? नेचुरल सिलेक्शन के कारण होता है। तो यहाँ पे यही था कि जनरेशन टू जनरेशन चीज़ें होती रहेंगी, नेचुरल सिलेक्शन होगा। आफ्टर 1000 ईयर इंडिविजुअल अपने आप को आइसोलेट कर लेंगे, एंड आफ्टर आइसोलेटिंग फिर अगर आप ये चाहो कि उनके बीच में इंटरब्रीडिंग करवा दें तो इंटरब्रीडिंग नहीं हो पाएगा। मतलब ये सारी चीज़ें थी। स्पेशिएशन क्या है? मतलब एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन, जो वहाँ पे एक स्पीसीज थी, उसी स्पीसीज से कुछ नई स्पीसीज का बनना। थैंक यू।